नमस्कार। परख के आज के अंक में मैं आपसे लियोन ट्रॉट्स्की के बारे में बातचीत करूंगा। लियोन ट्रॉट्स्की एक मार्क्सिस्ट विचारक थे और एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने कुछ हद तक एक अलग आवाज़ में बात करने की कोशिश की। सोवियत यूनियन की जो पूरी मार्क्सवादी व्यवस्था थी, लेनिन के बाद जब स्टालिन का दौर आया उस समय में, और उसके पहले भी उन्होंने बोल्शेविक पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत में मेंशेविक पार्टी से भी वो जुड़े रहे। तो थोड़ा सा मैं आपको बोल्शेविक और मेंशेविक के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से कुछ सैद्धांतिक योगदान ट्रॉट्स्की ने दिए उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मोटे तौर पर मैं ये कहूँगा कि अगर इस 10-15 मिनट के वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको लियोन ट्रॉट्स्की के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिलेगी, और यह भी कि जो मार्क्सवादी सैद्धांतिक धारा है उसमें ट्रॉट्स्की के योगदान को कैसे समझा जा सकता है, इसकी भी एक समझ मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ट्रॉट्स्की का असली नाम लेव डेविडोविच बोस्टिन था। बहुत कम उम्र में ही वे मार्क्सवाद के प्रति आकर्षित हुए और भूमिगत राजनीति करते हुए ट्रॉट्स्की का गुप्त नाम उन्होंने अपना लिया। यूक्रेन में 7 नवंबर 1879 को 1879 को उनका जन्म हुआ और फिर 20 अगस्त 1940 को कोयोकान मैक्सिको में उनकी मृत्यु हुई। और असल में उनकी मृत्यु जब हुई थी तो वो सोवियत यूनियन के द्वारा भेजे गए भाड़े के हथियारों के द्वारा की गई थी, ऐसा माना जाता है। उन्होंने 1905 और अक्टूबर 1917 की क्रांतियों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1918 में वे पीपल्स कॉमिशनर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, यानी कि सोवियत यूनियन के विदेश मंत्री हम कह सकते हैं। 1929 में स्टालिन ने उन्हें रूस से बहिष्कृत कर दिया। ट्रॉट्स्की ने विदेश में स्टालिनवाद का विरोध करने के लिए फोर्थ इंटरनेशनल की स्थापना की और फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 1940 में आखिरकार सोवियत यूनियन या स्टालिन के एजेंट के द्वारा ही उनकी हत्या कर दी गई। और क्रांति के बाद हुई भीषण गृह युद्ध, यानी कि जब सोवियत यूनियन में क्रांति हुई थी तो उसके बाद जब वहाँ गृह युद्ध हुआ था तो उसमें लाल सेना की कमान ट्रॉट्स्की के हाथ में रही। इस दौरान भी उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए। मिसाल के तौर पर उन्होंने 1930 में परमानेंट रेवोल्यूशन की रचना की, 1937 में अपनी प्रसिद्ध कृति रेवोल्यूशन बिट्रेड की रचना की और फिर 3 खंडों में द हिस्ट्री ऑफ रशियन रेवोल्यूशन लिखा और ये 1931 से 33 के बीच प्रकाशित हुई। ट्रॉट्स्की के जीवन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो ट्रॉट्स्की का जीवन का पहला भाग है वो उस समय का है कि जब रूसी मार्क्सवाद की एक स्वतंत्र हस्ताक्षर की तरह वे क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेते हुए पहले लेनिन के नज़दीक आए और फिर उनका साथ देने से उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा भाग 1917 से शुरू होकर 1923 तक चला, जब उन्होंने लेनिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोवियत क्रांति को अग्रगति प्रदान की। इसके बाद उनके जीवन का तीसरा दौर शुरू होता है जब उन्होंने क्रांति के लाभों की रक्षा करने के लिए स्टालिनवाद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। 1903 में रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी जब बोल्शेविकों और मेंशेविकों में विभाजित हुई तो ट्रॉट्स्की ने लेनिन का साथ नहीं दिया। ट्रॉट्स्की को यह लगता था कि लेनिन रॉब्सपियरे जैसे षड्यंत्रवादी नेता में तब्दील हो सकते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए एक नेता थे, और उन्हें यह भी लगता था कि ये जो एक आदर्श बोल्शेविकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरीके का एक मॉडल रखा जा रहा है जिसमें कि मजदूरों के डिक्टेटरशिप की बात कही जा रही है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की जो एक धारणा जो कि मार्क्सवाद में थी, और यानी कि मार्क्सवाद में है। मार्क्स के लेखन को जब भी हम पढ़ते हैं, मार्क्स और एंगल्स के लेखन को, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में क्रांति के बाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की धारणा आती है और यह माना जाता है कि समाजवाद के आने से पहले और उसके बाद साम्यवाद की स्थिति आने वाली है, तो क्रांति की तुरंत बाद एक डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की स्थिति रहेगी जहाँ पर जो प्रोलेटेरिएट हैं या सर्वहारा हैं उनके नुमाइंदे शासन को संभालेंगे और जो क्रांति के जो दुश्मन लोग हैं, जो प्रतिक्रांति करने वाले लोग हैं, उनका दमन करेंगे। तो जो मेंशेविक थे वो बोल्शेविकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल को सही नहीं मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण पर जोर देता है। उन्हें लगता था कि इसमें
जो जनतांत्रिकता की भावना है वो कम है, और इसी आधार पर असल में बोल्शेविकों और मेंशेविकों में अलगाव भी हुआ, क्योंकि बोल्शेविक जो हैं वो मेंशेविकों को सुधारवादी मानते थे, उन्हें कम रेडिकल मानते थे, उनके भीतर क्रांति की चेतना नहीं है, इस तरह की बात करते थे। ट्रॉट्स्की जो हैं उन्होंने खुद को जोड़ा मेंशेविकों के साथ, और वो 1905 की क्रांति में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। जार के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया, जहाँ से वो भाग निकले, और वहाँ से भागने के बाद वो एक लंबे समय तक यूरोप में रहे और अपने लेखन के माध्यम से बहुत सारा समर्थन जो है वो मार्क्सवाद को प्रदान करते रहे। फिर जब बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 में, तो उसके बाद फिर ट्रॉट्स्की वापस लौटते हैं, और ट्रॉट्स्की जो है वो लेनिन का उसके बाद साथ देते हैं। लेनिन भी काफ़ी हद तक ट्रॉट्स्की की सैद्धांतिक समझदारी से और उनका जो कमिटमेंट था मजदूर वर्ग के प्रति या क्रांति के प्रति, उससे प्रभावित थे, और उन्होंने भी ट्रॉट्स्की को कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्रदान की। 1917 में जब वे रूस लौटे, तब फरवरी क्रांति के कारण ज़ारशाही का पतन हो चुका था। इस मुकाम पर वे बोल्शेविकों के साथ आ गए, यानी कि ट्रॉट्स्की जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो लेनिन के साथ आ गए, क्योंकि उन्हें यह लगा कि उनके और लेनिन के विचारों में काफ़ी समानता आ चुकी है। लेनिन के मृत्यु के बाद जब स्टालिन का दौर आया, तो वहाँ हम यह देखते हैं कि कई तरह की आलोचनाएं जो स्टालिन की नीति की थी वो ट्रॉट्स्की करते हैं। मुख्य तौर पर उन्होंने जो कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी थी उसको भी बहुत आकर्षक नहीं माना, और ये कहा कि अभी वह स्थिति नहीं आई है जहाँ इस तरह की नीति अपनाई जाए। उन्होंने इस खतरे की ओर भी संकेत किया कि किस तरीके से ये जो पूरी स्थिति सोवियत संघ की है वो एक विकृत पूंजीवादी राज्य के रूप में सोवियत संघ को बढ़ावा दे सकती है, जहां पर एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो जाए। और इस लिहाज से उन्होंने जो कुछ नीतियां थी स्टालिन की, जो कि 30 के दशक में खुलकर सामने आई, उनका तीखा विरोध किया। हालांकि उसके पहले ही जब वो ज़्यादा प्रश्न करने लगे और ऐसा लगा स्टालिन को कि वो जो उनके विचार हैं उससे बहुत अलग जा रहे हैं, तो उन्हें देश निकाला दे दिया गया। यह वह दौर था जब स्टालिन ने अपने पार्टी के भीतर ही कई विरोधियों को मौत की सज़ा तक दी थी अलग अलग आरोपों में। तो स्टालिन को देश निकाला मिलता है, वो यूरोप में जाते हैं और अलग तरीके से अपने लेखन के माध्यम से फोर्थ इंटरनेशनल को संगठित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि स्टालिन के नेतृत्व में जो इंटरनेशनल काम कर रहा है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, असल में वो सोवियत यूनियन की विदेश नीति का मोहरा बन चुका है। तो इस लिहाज से वो उसको सही नहीं मानते हैं। वो फोर्थ इंटरनेशनल के माध्यम से अलग अलग देशों की जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उन्हें संगठित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिलती है। दूसरे स्तर पर वो इस बात को बिल्कुल ही गलत मानते हैं कि एक देश का में समाजवाद का सिद्धांत चल सकता है, और वो इसे एक तरीके से गैर मार्क्सवादी भी मानते हैं, और उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक सभी देशों में क्रांति नहीं होगी, जब तक सभी देशों में पूंजीवाद के विरोध में लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक एक देश में बदलाव नहीं हो सकता है। उस देश का बदलाव कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है, उस देश में मजदूरों के अधिकार कभी भी स्थायी नहीं हो सकते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने कई तरीके के प्रश्न स्टालिनवाद या स्टालिन की राजनीति पर खड़े किए, और जैसा कि माना जाता है कि स्टालिन के द्वारा भेजे गए लोगों ने ही ट्रॉट्स्की की हत्या की। ट्रॉट्स्की का एक मुख्य योगदान यह था कि वो ये मानते थे कि जो साहित्य या कला संस्कृति की जो चीज़ें हैं उन्हें ज़बरदस्ती एक विचार की धारा में काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इस लिहाज से वो इनके स्वायत्तता के पक्षधर थे, और यहाँ पर भी वो काफ़ी हद तक स्टालिन से या बाद में माओ से तुंग से अलग नज़र आते हैं, क्योंकि वो जीवन के कुछ रूपों के स्वायत्त रूप में बने रहने की वकालत करते हैं। इस लिहाज से अगर हम ट्रॉट्स्की के विचारों को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का जो मार्क्सवाद का एक भरोसा था, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वो एक तरीके से उसके झंडा बरदार बनते हैं, उसके समर्थक बनते हैं, और वो पार्टी के आधार पर अत्यधिक नियंत्रण की आलोचना करते हैं। लेकिन जैसे अभय कुमार दुबे ने एक जगह यह लिखा है समाज विज्ञान विश्वकोश में ट्रॉट्स्की से जुड़ी एंट्री में, कि
ट्रॉट्स्की ने जब स्टालिन की आलोचना की तो कभी भी उन्होंने बोल्शेविकवाद की या लेनिन की सीधे तौर पर आलोचना नहीं की। तो एक लिहाज से उनका भरोसा लेनिनवाद पे हो चुका था। इसका मतलब यह है कि एक लिहाज से उनका भरोसा इस बात पे हो चुका था कि संगठित रूप में पार्टी के भीतर काम करते हुए जो औद्योगिकरण है या जो प्रगति का रास्ता उस पर बढ़ा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही वो इस बात को लेकर ज़्यादा सजग थे कि वह कहीं से भी एक पार्टी, एक समूह या एक व्यक्ति की तानाशाही में तब्दील ना हो, बल्कि वास्तविक अर्थों में वो मजदूरों को अधिकार दिलाने वाला हो। और इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों को रखते हैं, विचारों के खुलेपन की काफ़ी हद तक वो बात कहते हैं। और हालांकि उसके अपने खतरे हैं, जैसा कि बहुत सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हैं वो तर्क देते हैं कि अगर गोर्बाचेव बहुत ज़्यादा उदार होने की कोशिश नहीं करते तो शायद सोवियत यूनियन का विखंडन नहीं होता। खैर, ये एक निरंतर वाद विवाद है, जिसमें कि एक तर्क देने वाला व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर अपने तर्कों को देता है अपने भरोसे के साथ, और उसमें सही और गलत का फैसला हर एक पाठक को या हर एक एक्टिविस्ट को या हर एक रिसर्चर को खुद करना होता है। लेकिन ट्रॉट्स्की के विचार हमें एक ऐसे विचारक के रूप में हमारे पास आते हैं, ट्रॉट्स्की के विचार, जो कभी भी एक व्यक्ति का पूरी तरीके से अनुयायी नहीं बना, जिसने दल की अत्यधिक नियंत्रण का विरोध किया, जिसने कुछ हद तक इस बात पर जोर दिया कि लोगों के जो अधिकार हैं उनके साथ ही जो साम्यवाद का लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उनका दमन करके। तो इस लिहाज से ट्रॉट्स्की एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में सामने आते हैं। मुझे यह उम्मीद है कि परख के इस अंक में, इस एक छोटे एपिसोड में, मैं ट्रॉट्स्की का परिचय आपको दे पाया होऊंगा और आप आगे इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रॉट्स्की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में भी कहीं नहीं आते हैं, और हम मोटे तौर पर इस तरीके के जो मार्क्सवादी लेखक हैं उनके बारे में बस नाम भर जानते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि परख का ये एपिसोड आपको ट्रॉट्स्की के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाया होगा, और आप इसके बारे में इतनी रुचि जगा पाएंगे आगे कि इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ें, इनके विचारों को समझें, और मार्क्सवाद के भीतर जो वाद विवाद चल रहे थे उन्हें एक संदर्भ में रखते हुए पढ़ने समझने की कोशिश करें। और उसके माध्यम से आप ये भी समझें कि किस तरीके से जो एक सैद्धांतिक धारा होती है उस पर बाहर से सिर्फ एक तरह की पहचान थोपना सही नहीं है। मिसाल के तौर पर बहुत ही आसानी से हर तरीके के मार्क्सवाद को मानने वाले लोगों को एक टर्म के साथ मार्क्सवादी कहकर खारिज कर दिया जाता है, तो उनमें भी कई तरह के स्तर होते हैं, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। परख के आज के इस अंक को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।